सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के भूगोल विषय का पाठ 8 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश का पहला प्रकरण अमेजन बेसिन में जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं अध्याय 8 को शुरू। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे। फोटोग्राफर यानी जो फ़ोटो खींचते हैं। तो वे बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव और वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल तथा वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती रहती थी। तो ये देखिए कि ये विश्व के विभिन्न भागों के निवासी आपको इस चित्रों में दिखाई दे रहे हैं। ये उनकी अलग अलग तस्वीरें हैं यहाँ। तो रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें से कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं और कुछ गर्म नम वर्षा वाले वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे दिखने में ही भले अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा और मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं, श्रीकांत चाचा ने रेणुका से कहा। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह ही खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं और फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना, वनों से सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं। इसके बाद देखो कि अध्याय 8 जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा अध्याय 9 और 10 में हम विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमेजन बेसिन में जीवन। तो देखो कि अमेजन नदी है, हमने ये नाम पहले भी सुना है कि विश्व की दूसरी लंबी नदी है। और अगर हम पहले नंबर पर देखें कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नील नदी, और दूसरे नंबर पर है अमेजन नदी। अब कि बेसिन क्या होता है, यानी बेसिन किसे कहते हैं। तो देखो, जैसे मानो ये एक मुख्य नदी है, इसे ही मान लेते हैं हम अमेजन नदी है, और इसमें कई छोटी नदियाँ आकर मिलती है। जो ये छोटी नदियाँ हैं इन्हें हम सहायक नदियाँ भी कहते हैं। तो जो मुख्य नदी और सहायक नदियाँ मिलकर के जितने हिस्से को, जितने क्षेत्र को कवर करती है, उसे हम क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। तो ये कहलाएगा अमेजन बेसिन। अब अमेजन बेसिन में जीवन कैसा है, तो अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देख लेते हैं। तो ये देखिए कि ये है अमेजन बेसिन का मानचित्र। दक्षिणी अमेरिका में है ये अमेजन नदी, और ये पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। जैसे मानो ये देखो, ये अमेजन नदी है और इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। जितनी दूर तक आपको ये सारा हरा रंग दिखाई दे रहा है, तो ये क्या कहलाता है, अमेजन बेसिन कहलाता है। जब हम बात कर रहे हैं अमेजन बेसिन की, तो और इसकी जो सहायक नदियां हैं, तो सहायक नदी किसे कहते हैं, इसे भी हम देख लेते हैं कि ये छोटी नदियां होती हैं, यानी छोटी नदियों को ही सहायक नदी कहा जाता है, जो कि मुख्य नदी में मिल जाती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है, वह उसका बेसिन यानी जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। अमेजन बेसिन है वो विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। यानी अमेजन बेसिन है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो हम कहेंगे वो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अब देखिए, जब दक्षिणी अमेरिका की बात हो रही है, तो इसका दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है वो है ब्राज़ील। इस महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है वो ब्राज़ील है। उसके अलावा भी कई छोटे देश हैं, जैसे वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, बोलीविया और भी कई छोटे छोटे देश हैं जो इस महाद्वीप में स्थित हैं। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम अमेजन बेसिन के बारे में।
कि ध्यान दें, उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, कक्षा 6 में भी और कक्षा 7 में भी हम पढ़ चुके हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश के बारे में। जैसे 0 डिग्री जो रेखा है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री पर है कर्क रेखा जो उत्तरी अक्षांश पर है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है मकर रेखा। और इन जो रेखाओं के बीच का जो स्थान है, जो बीच का प्रदेश है, उसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश। तो ये वाला स्थान सारा उष्णकटिबंधीय प्रदेश है और यहीं पर अमेजन बेसिन है वो स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। तो ये देखो 0 डिग्री भूमध्य रेखा, तो अब हम इसे थोड़ा नीचे 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, तो जो ये वाला स्थान है ये कहलाएगा भूमध्य रेखीय प्रदेश, और अमेजन नदी है इसी प्रदेश से होकर बहती है। अब ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है तो उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं, और यह नदी बेसिन है जो ब्राज़ील के कुछ भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। अपवाहित यानी छोटे भागों से होकर बहती है। तो क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? तो चलिए सबसे पहले इसी मानचित्र को देखते हैं। ये देखिए कि ये 0 डिग्री अक्षांश हमें दिखाई दे रहा है, भूमध्य रेखा है। तो अब इसमें देखिए कि ब्राज़ील है, ब्राज़ील देश से होकर गुजरती है ये भूमध्य रेखा, यहाँ कोलंबिया से और इक्वाडोर से। तो इन देशों से होकर के दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप के इन 3 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। इसके बाद देखिए कि क्या आप जानते हैं, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेड गियर और घास के स्कर्ट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया था। यानी किसने आक्रमण किया? आदिवासियों ने। और किस पर? जो स्पेन को ढूंढने वाले थे, तो स्पेन के अन्वेषकों पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी, और इस प्रकार से यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। अब इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे जलवायु के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, अमेजन बेसिन है वो भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। जैसे अभी हमने देखा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और यहाँ पर सारा ये कौन सा बेसिन है? अमेजन बेसिन है। और पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री जो अक्षांश है भूमध्य रेखा है, यहाँ पर साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और इसी के कारण जो तापमान है वो यहाँ अधिक रहता है। इसीलिए यहाँ पूरे वर्ष गर्मी रहती है और जलवायु है वो नम रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है, और रात के समय जो तापमान है वो कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे वर्षा वनों के बारे में। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। तो ये देखिए इस चित्र में आपको अमेजन वन दिखाई दे रहे हैं। ये तो चित्र है, छोटा सा एक हिस्सा है, बहुत बड़े वन हैं, ये बहुत सघन होते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों और शाखाओं से छत सी बन जाती है, और जब छत बन जाती है तो उसके कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता है, और यहाँ की भूमि
प्रकाश रहित होती है और नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, क्योंकि जब ऊपर ऊपर बड़े बड़े वृक्ष हैं तो उसके नीचे जो छोटे वृक्ष होंगे ये उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, और इसीलिए यहाँ पर ऐसी वनस्पतियाँ ही उगेंगी जिन्हें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, यानी जो छाया में बढ़ते हैं। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। तो अब ये देखिए कि ब्रोमीलाइड क्या होता है। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को सिंचित रखता है, यानी अपनी पत्तियों के अंदर जल को इकट्ठा कर लेता है। और मेंढक जैसे प्राणी हैं वो इस जल के पॉकेट का उपयोग अंडे देने के लिए करते हैं। इसके बाद है कि वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी यानी जिनके रंग बिरंगे पंख होते हैं वो वाले, एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। ये देखिए, ये होते हैं टैपीर और ये है टुकन। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर यानी मगरमच्छ, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियाँ भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। तो देखा आपने कि इस बेसिन में कितने प्रकार के जानवर हैं, पक्षी हैं, सरीसृप हैं, बहुत सारे प्राणी जगत हम कह सकते हैं कि प्राणी जगत की प्रचुरता होती है। इसके बाद है कि वर्षा वन के निवासी, जैसे यहाँ के लोग हैं वो छोटे से क्षेत्र में वनों के कुछ वृक्षों को काट करके अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, और जबकि जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली यह शिकार मिलना अनिश्चित होता है। तो ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई गई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो अब ये देखिए कि कर्तन एवं दहन कृषि क्या होती है, कि हमने जैसे अध्याय आपकी इतिहास की पुस्तक में पढ़ा था कि जो जनजाति हैं, आदिवासी हैं, खान्ना बदोश लोग हैं, वो ऐसी कृषि करते हैं, उसे हमने पढ़ा था स्थानांतरी कृषि। तो ये देखिए कि क्या आप जानते हैं, कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। ज़मीन के इस टुकड़े से बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसीलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। तो इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं और इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। तो इस तरह की जो कर्तन और दहन कृषि है, इसे स्थानांतरी कृषि, झूम कृषि, वालरा कृषि, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसके बाद देखो कि जो इनका मुख्य आहार होता है वो है मैनियोग, जिसे कसावा भी कहते हैं, और यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का और कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। नगदी फसल मतलब व्यापारिक फसलें, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, ये सब है खाद्यान्न फसल होती है।
इसके बाद आगे देखिए, वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं और इनकी जो छतें हैं वो तीव्र ढलान वाली होती हैं। अब इनकी ये पता ही है हमें कि घरों की जो छतें हैं वो ढलान वाली क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर नियमित रूप से वर्षा होती है और ताकि वर्षा का जो पानी है वो सीधा नीचे जा सके, इसीलिए वो लोग अपने घरों की छतें हैं वो ढलान वाली बनाते हैं। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग भी किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा और जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। इसके बाद देखिए कि जो विकास की ये गतिविधियाँ हुई उनके कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन अब धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं और ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग है वो लुप्त होता जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव भी पड़ता है। ये देखिए नीचे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि कैसे वनों का क्रमिक विनाश हो रहा है। पहले चित्र में देखो कितने अधिक वन हैं, फिर दूसरे में यहाँ से वनों को साफ़ किया गया, यहाँ से हटा दिया गया और यहाँ पर बसावट कर ली गई है। फिर आगे देखिए उसी क्रम में आगे जाने पर और वनों का एक हिस्सा है वो भी कम कर दिया गया और अब इतने से हिस्से पर वन शेष हैं। तो वर्षा के कारण जब इन वनों को हम हटा देते हैं तो वर्षा के कारण क्या है कि मिट्टी की ऊपरी परत है वो बह जाती है और जो सघन वन भूमि थी वो किस में बदल गई, बंजर भूमि में बदल जाती है और इस तरह से वनों का है वो विनाश होने लगता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।